हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और फिर से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए सर जब भी क्वेश्चन को बताएं तो एक्सप्लेन करें। देखिए मेरे भाई, अगर मैं एक्सप्लेन करूं ना तो जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपका माइंड में ना सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा बहुत आप लोग एक्सप्लेन कर दूं। हो सके कि स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन पे पेपर में ना छूटे। तो लेक्चर नंबर 1 जो भी स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं देखे वो देखने की सबसे पहले कोशिश करें। साथ ही साथ याद रखिएगा मेरे भाई, इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एग्जाम की तैयारी करा जाएगा CUET। जिस भी स्टूडेंट्स को आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक स्टडी करना है, जैसे सेमेस्टर हम लोग बोलते होंगे, याद रखिएगा इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराया जाएगा, जबरदस्त तरीके से, वो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो CUET क्लास के लिए एकदम बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे आप लोगों का CUET, अगर आप आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो CUET का एग्जाम तो देना कंपलसरी है। जैक बोर्ड ने भी ये लागू कर दिया है कि स्टूडेंट्स को पार्ट 1, पार्ट 2 किसी भी एडमिशन करवाने के लिए आपको CUET का पेपर का एग्जाम मतलब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आपका ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। आज ही की रात के समय मैं आपको बताने वाला हूं, नाइट के समय आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, और कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव तो बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, उसके रिगार्डिंग जो आप लोगों का एकदम साधारण लैंग्वेज में होगी, क्योंकि याद करने का समय नहीं रहा। एकदम साधारण लैंग्वेज में याद रखिएगा मेरे भाई, एकदम लैंग्वेज में आप लोगों को फोकस करना है। साथ ही साथ आप लोगों का अंदाजा लग चुका है कि जैक बोर्ड ने कैसा क्वेश्चन को रोटेट कर रही है। हम लोगों ने इंग्लिश में भी देख लिए हैं, हम लोगों ने जियोग्राफी में भी देख लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, जितना ज्यादा हो सके प्लेटफॉर्म को आगे शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है मेरे दोस्त। याद रखिएगा कि हमारा झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, ये आगे कब बढ़ेगी? जब आप शेयर करेंगे तब। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वारसा पैक्ट कब हुआ था? जो वारसा पैक्ट है वो कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1955 में हुई थी वारसा पैक्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1955 में 1955 में हुआ था वारसा पैक्ट। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? नहीं बल्कि बोलिए पहले कहां हुआ था? तो बताएंगे मेरे भाई बेलग्रेड में। कहा? बेलग्रेड में हुआ था। कहां मेरे भाई? बेलग्रेड में हुआ था। पर आपसे पूछा गया है क्या कि कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1961 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वह बेलग्रेड में हुआ था, 1961 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, सोवियत संघ के विभाजन के बाद, जब सोवियत संघ यानी रूस का जब विभाजन हो गया था, अब सभी को पता होगा कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1955 को हुआ था। इसके अंत 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का भी अंत हो चुका था। ठीक है, तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो बताएंगे सर यत्सेन। क्या हो जाएगी? यत्सेन। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो बताएंगे सर 1914 से 1918। यह दूसरा विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा 1939 से 1945। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम नोट डाउन करते रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर के रिगार्डिंग, हल्के नहीं लेना है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी, ठीक भारत जब आजादी हुई थी उसके 1 साल बाद हुआ था। बोल सकते हैं सर 1948, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया कि आसियान का सदस्य नहीं है, तो हमें तो पता है कि 3 ऑप्शन होगा जो सही है, एक ऑप्शन होगा जो गलत है, उसको चूज करना है। लेकिन ना आपको कम से कम यह बात पता होना चाहिए कि आसियान का जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आसियान का कौन कौन से देश के अंतर्गत आती है, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं मेरे भाई। जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या गजब का चीज सर आपने बताई है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाना है और पॉलिटिकल साइंस के फोल्डर को ओपन करना है, आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा श्रीलंका आसियान का सदस्य देश नहीं है। आते सर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था? है आप में नॉलेज तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर लिख के और आंसर बताना है। हरित क्रांति का संबंध है, सबसे पहले मैं बता दूं हरित क्रांति का जो संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? नाथन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960
याद रखिएगा 1960 के दशक में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में, याद रखिएगा विश्व में अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर, याद रखिए मेरे भाई, बर्लॉग, याद रखिएगा मेरे भाई, बर्लॉग को मानते हैं हम लोग विश्व में हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन सा दशक में शुरू हुआ था, 1960 में। याद रखिए एक एक पॉइंट, किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में। एक एक पॉइंट को एकदम याद रखना है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके याद रखना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चुनौती है, भाषा बिल्कुल नहीं, संविधान बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया था, तो बताएंगे सर नाटो का। किसका मेरे दोस्त, नाटो का। सर थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नाटो एक्चुअली है क्या, तो बताएंगे सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। इसका राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्यालय ब्रुसेल, क्या मेरे भाई, ब्रुसेल में है इसकी राजधानी, राजधानी नहीं, इसका जो मुख्यालय होती है कहां पे है, याद रखिएगा ब्रुसेल में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रुसेल में। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य शामिल थे, कितने संघीय गणराज्य शामिल थे, ये आपसे पूछा गया था, बताएंगे सर 15। क्या हो जाएगी, 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्वी सोवियत संघ देश की यात्रा की थी। जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 2015 में दौरा किया था, कौन सा देश के बारे में था, बेलारूस। क्या होगा, बेलारूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष था। जब 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, विभाजन हो गया था, उस समय उसके अध्यक्ष किसने किया था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। याद रखिएगा निजलिंगप्पा। क्या जगह, निजलिंगप्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपके घर में कोई क्लास 11 से रिलेटेड है तो लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, 1 अप्रैल से हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। याद रखिएगा इस बार आप लोगों का मैं ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाया हूं, लेकिन 2024 से 25 सेशन में जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करेंगे उन लोगों का भरपूर आप लोगों के, याद रखिएगा, शिक्षा प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे पास उतना साधन नहीं था फिलहाल, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, सारा साधन हमारे पास मौजूद आ चुकी है। ठीक है, और क्लास 12 में, क्लास 11 में सीयूटी का एग्जाम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का तबड़तोड़ तरीके से 2024 से आप लोगों के एग्जाम की प्रिपेयर कराया जाएगा, वो भी मिसाइल क्लासेस के फैमिली के साथ। ठीक है, तो क्लास 11 में कोई भी होगा आप लोगों के घर के आसपास में, अगल बगल में, तो उनको जरूर, या भाई बहन जो भी होगी उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एकदम मिनिमम फी होगी मेरे भाई, एकदम मिनिमम फी होगी, और वो भी एक बार पे करे 2000, याद रखिएगा पूरा 2024-2025 का, मतलब जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होगा, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे आपका भरपूर तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इनको जरूर इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, आपातकाल की जायदातियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग की गठित की गई है। सबसे पहले आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जर्मनी। कहां पे, जर्मनी। कहां से लिया गया मेरे भाई, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की स्थिति। ठीक है, जैसे आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए संशोधन की प्रक्रिया, अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक पॉइंट को ना इस बात छोड़ना नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स आप में से है जो जियोग्राफी में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में जिन्होंने 28-27 मार्क्स लाए हैं, वादा कीजिए एक पेपर में 30 में से 30 लाने की। जो लाया बहुत अच्छी बात है, जो जिनका भी 2 मार्क्स 1 मार्क्स कट रहा है, कोशिश कीजिए इसमें भरपूर लाने की। याद रखिएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, सा आयोग। क्या हो जाएगी, कौन सा कमीशन बैठाया गया था, सा आयोग कमीशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का दबदबा रहा, तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी का। कौन सा, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग छाता संगठन के नाम से जानते हैं। कौन सा, छाता संगठन के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन रहते हैं। याद रखिएगा भारत, जो ये क्वेश्चन है ना, एकदम आपको नॉर्मल वे से समझना है।
कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे डूरन लाइन, नहीं, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, याद रखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में होगा। मैकमोहन रेखा चीन के साथ होगी, लेकिन रेड क्लिफ रेखा जो है ना मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे ना मेरे भाई कि ये तो हम लोगों का पाकिस्तान और भारत के साथ था, बिल्कुल था, लेकिन जब भी बांग्लादेश का आपका गठन हो गई थी, कब, 1971, तो ये बिल्कुल अलग हो चुका था। तो बोल सकते हैं सर रेड क्लिफ लाइन जो होती है मेरे भाई, वो भारत और बांग्लादेश के सीमा रेखा को निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और भारत का रेखा क्या जगह, डूरन रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम गृह मंत्री, भारत का प्रथम वित्त मंत्री, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है, इसलिए कॉलेज जाने से पहले नॉलेज को ग्रहण कर ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या जाएगा मेरे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्या? लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग एक नाम से जानते हैं, लौह पुरुष, ठीक है। एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके कर लेना एग्जाम से पहले। आते हैं सर, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी द्वारा। किसके पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? पीवी सिंह ने। किसने? वीपी सिंह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं सर, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का पदाध्यक्ष क्या होता है? कल ये क्वेश्चन जब मैं बता रहा था कि स्टूडेंट हंस रहे थे अपने से, कौन था पता नहीं, मैंने बताया था कि नीति आयोग की जो गठित किए गए थे ना मेरे भाई, ये 1950 में किया गया था नीति आयोग, ठीक है। इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया, अब कर दिया है क्या कर दिया मेरे भाई, याद रखिएगा, इसको आप चेंज करके रख दिया है योजना, क्या? योजना आयोग, याद रखेंगे मेरे भाई, कौन सा आयोग? योजना आयोग करके रख दिया है। कौन किया था? मोदी किया था, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधि मंत्री थे ना, या तो कानून मंत्री, तो बोलेंगे सर भीमराव अंबेडकर। क्या था? भीमराव अंबेडकर। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, तो मुझे अगर कुछ मानते हैं तो आप जरूर एक बार भीमराव अंबेडकर के बारे में एक बुक आपको मार्केट में मिलेगी, आप ले लीजिएगा, और 20-25 रुपया का खर्चा होगी। एक बार आप भीमराव अंबेडकर के बारे में आप स्टडी करें। यकीन मानिए, जिस दिन आप भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ लिए हैं, आप किसी भी इंसान से इस दुनिया में किसी से भी नहीं डरेंगे, चाहे वह टीचर्स हो। रिस्पेक्ट करना, याद रखिएगा, हमारा क्या है मेरे भाई? रिस्पेक्ट करना हमारा क्या है? परंपरागत तरीका है, ठीक है। ये हमारे क्या है? परंपरागत तरीका है। रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक इंसान को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले क्या करते हैं ना, सड़क पर उठा करके तमाचा लगाना शुरू करते थे। हम लोग देखिए ना, ये हमारे संविधान जब आप पढ़ लेंगे ना, तो दुनिया में आप किसी से डरेंगे नहीं। जैसे मैं किसी से भी डरता नहीं हूं, क्योंकि जब भी कोई हमें डराने धमकाने की बात करते हैं ना, हम तुरंत IPC, याद रखिए, IPC, इंडियन पिनल कोड के बारे में मैं तुरंत चर्चा करना शुरू कर देता हूं। और हमारे आर्टिकल, हमारा अनुच्छेद, हमारा शेड्यूल, अनुसूची, ये सब के बारे में मुझे भरपूर नॉलेज है। इस कारण से मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं। अब क्या होगा ना, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे थे कि आपसे भी हुआ होगा, या आपके घर के आसपास में भी किसी से हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना, बाइक लेके जाते हैं ना, तो पुलिस वाले क्या करते थे, रोक कर हमें बाइक चेक करते, बोलते आपका लाइसेंस क्या है, आपका लाइसेंस क्या है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, पूछते हैं या नहीं? धुआं लाइसेंस क्या है, पूछते हैं ना। पुलिस वालों का ये काम नहीं है। ये हमसे क्या करते हैं, जैसे बोलेंगे नहीं है, बोलेंगे चलो थाना ले चले आपको थाना लेके चलते हैं। अब क्या हुआ ना, आप डर गए मेरे भाई, अब बोलेंगे सर नहीं सर, कुछ पैसा ले लीजिए, बोलते होंगे, कुछ भी किए होंगे, तो बोल देता है नहीं 1000 रुपया लगेगा, बोलता है या नहीं? बोलते ये है सर हमारे हिंदुस्तान। बोलता है 50,000 मिल रहा है सैलरी, उनको उससे भरपाई नहीं हो रही है, उससे उसको कुलन बसर नहीं हो रहा है, सोचे उससे गुजर बसर नहीं हो रहा है, लेकिन आपका 100 रुपये ले लेगा ना, वो पूरा खुश हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे गरीबी इंसान कौन है पता है? हम तो बोलेंगे सर पुलिसमैन होता है, ठीक है, समझेगा। अब क्या हुआ, अरे मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ है मेरे भाई, मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मैं अपना घटना बता रहा हूं। लाइसेंस वगैरह मांगा, बोले नहीं सर, जब मेरे पास नॉलेज नहीं था, जब मैं गया, मेरे पास बोल देंगे नहीं, ये सब का लाइसेंस मेरे पास नहीं है,
बोले चलो थाना। बोले नहीं सर थाना नहीं चाहेंगे, घर में डांटेंगे वगैरह, बहुत कुछ किए। बोले 1000 रुपये फाइन लगेगा। बोले सर 1000 रुपया नहीं है सर, सर मैं पैसा नहीं लाया हूँ, ठीक है। बोले नहीं तब चलो। बोले सर मेरे पास 2100 रुपये बचा हुआ है, और मेरे पास ओरिजिनल में 2100 रुपये पैसा था, 100 ही था मेरे पॉकेट में, और कहा तब 100 ही दे दो। अब क्या हुआ, उस जगह पे हमको तो 100 देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे छुटकारा मिल जाएगी, नहीं तो मुझे पकड़कर ले जाएंगे। अब विश्वास नहीं होगा, मुझे 100 रुपया दे दिया, वो व्यक्ति खुश हो गया, हमें छोड़ दिया। सोचिए अगर वो अपना भूमिका निभाते मेरे भाई, वो अपना डिसिप्लिन निभाते, तो सबसे पहली बात वो तो हमें पकड़ कर ले जाते, क्यों, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वो अगर ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी निभाते, सबसे पहले मुझे, मेरा अगर लाइसेंस नहीं है तो मुझे पकड़ कर तो ले जाएंगे थाना, उसके बाद थाना में जो होगा सो होगा। लेकिन पता है वो फर्जी था। सर मुझे कैसे पता चलेगा फर्जी है? याद रखिएगा, कभी भी लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। लाइसेंस चेक करना, धुआं लाइसेंस चेक करना, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना, ये किसी पुलिस अधिकारी का काम नहीं है। ये आपका जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, ट्रैफिक पुलिस जो बड़े बड़े शहरों होती है ना, वहां पे आपको जाके देखने को मिलेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काम है गाड़ी को रोक देना, हेलमेट क्यों नहीं पहना, ये सब चेक करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं ना, थाना बड़ा बाबू कहीं खड़ा हो गया गाड़ी लेकर, रोको गाड़ी, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक वो आपको जाने नहीं देगा। सोचिए, वो लाइसेंस चेक करने के लिए नहीं, अपने पॉकेट भरने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं ना मेरे भाई, सबसे गिरा गुजरा अगर इंसान है ना तो वो सब है। क्योंकि कितना गरीब व्यक्ति होंगे मेरे भाई, जो 100 रुपया भी देने का उनके अंदर में क्षमता नहीं होती है, उनसे भी नोचते हैं वो लोग। और मेरे से हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूं ना, वो सबसे गिरा। सबको मैं नहीं बोलूंगा मेरे भाई, सबको ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा साथ ऐसा 2 बार हुआ है। एक बार रेलवे स्टेशन में हुआ है, और एक बार इस तरह से जैसे मैं बाइक लेके जा रहा हूं, रोक दिया। सोचिए, लेकिन अब हिम्मत है किसी को कि मुझे रोक कर ये कहे, क्योंकि मैं तुरंत धारा, अभी फिलहाल मेरे साथ एक बार ऐसा ही कांड हुआ है। सुन लीजिए आप लोग, हाँ लग रहा है कि आप लोगों को कि मैं बकवास कर रहा हूं, रियलिटी है मेरे भाई। जब आप पढ़ेंगे ना भीमराव अंबेडकर का संविधान, तब आपको पता चलेगा कि सर आपने क्या गजब की बात कही थी। मैं जैसे हमें कोई बाइक पे अगर कुछ भी बात करते हैं ना, हम डायरेक्ट सर अटैक करते हैं पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। जब हम लोग बोलते हैं ना धारा 144 लगा दिया है, धारा 153 लगा दिया है, कोई ऐसा याद रखे आईपीसी नहीं है, इंडियन पिनल कोड नहीं है जहां पे आपका अधिकार को हनन किया जाए। आपका जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, आप खुलकर उसका भरपूर क्या करना मेरे भाई, याद भरपूर उसका प्रयोग कीजिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, सीधी रास्ता, ऐसा नहीं कि हम गलती किए हैं और उसे जबरदस्ती में मूल्य अड़ा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग एग्जाम खत्म होने के बाद भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या बताता है? जम्मू कश्मीर। किसके बारे में बताता है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ का हुआ था, उत्तराखंड का भी हुआ था, झारखंड का भी हुआ था, पर मिजोरम का गठन नहीं हुई थी। तो बोल सकते सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो बताएंगे सर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन के 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तृतीय विश्व। क्या कहा जाता है? तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ था कब उत्पन्न हुआ था? 1975 को। आते सर अगला क्वेश्चन, 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? जब भारत में आपातकाल लागू किए गए थे उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो बताएंगे सर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। और याद रखिएगा मेरे भाई, एक बहुत दिल वाले, मेरा दिल की बात थोड़ा धीरे से समझिएगा। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, 2 ऐसा राष्ट्रपति था भारत का जिसका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्या थी? इनका मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। मतलब मान लेते कि मैं राष्ट्रपति हूं और मेरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही मेरी मृत्यु हो गई। 2 राष्ट्रपति था, एक फखरुद्दीन अली अहमद और एक जाकिर हुसैन, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन हो जाएगा मेरे भाई? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा। कितना देश शामिल है प्रेजेंट टाइम में? 193 देश शामिल है। याद रखिएगा मेरे भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ मेरे भाई? तो बताइए सर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे मेरे भाई? न्यूयॉर्क में। एक क्वेश्चन को ना एकदम नोट डाउन करते रहिएगा। कितने अंग है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंग है मेरे भाई? याद रखिएगा 6 अंग है। कितने अंग है?
शियांग है। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 2-2 मार्क्स का आएगी। 1964 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे सर लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएगा मेरे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। 1955 में पाकिस्तान डैश संधि बना था। क्या बना था मेरे भाई? बगदाद पैक्ट। क्या हो जाएगी? बगदाद पैक्ट। ऑप्शन नंबर आपका याद रखिएगा, बगदाद पैक्ट इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा डैश की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो बताएंगे सर सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल में याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं। 5 होता है सर अस्थायी और 10 होता है अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्य जो होती है वो होता है ABCFR। क्या होता है मेरे भाई? ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्तक्षेप किए थे। किसके बारे में? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत डैश की देन है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसकी देन है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 2 राष्ट्र होना चाहिए। कितना राष्ट्र होना चाहिए? 2 राष्ट्र होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा था। वो कौन सा प्रधानमंत्री था भारत का जो एक बार भी संसद का मुंह नहीं दिखा था? बताएंगे चौधरी चरण सिंह। कौन था मेरे भाई? चौधरी चरण सिंह। शीत युद्ध काल में नाटो का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा मेरे भाई, अमेरिका। किसने किया था नाटो का? नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। कहाँ पे? ब्रुसेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा फजल अली। कौन थे मेरे भाई? फजल अली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। फ्रांस सुरक्षा परिषद का सदस्य है तो अस्थायी है या अस्थायी? मैंने अभी जस्ट बताया ABCFR। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। फ्रांस आ रहा है क्या? तो अस्थायी हो जाएगी। ठीक है। रेल हड़ताल जो हम लोग का रेल हड़ताल है मेरे भाई, रेल हड़ताल समाप्त हुई थी। कब समाप्त हुई थी? 1974 में। याद रखिएगा 1974 में इसका रेल हड़ताल समाप्त हुई थी। अब मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, अब हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव। वेट कीजिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग तबड़तोड़ तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और बीच में जो मैं आपको बताया हूं कि आपको भीमराव अंबेडकर का संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, तो एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा। सारा डर खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।